गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स हैं। पिछले व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जाना था और आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संघ सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं और राष्ट्रपति की इन शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। भारतीय जो संविधान है उसके द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो जो सामान्यकालीन शक्तियां उनमें कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, ये सामान्यकालीन शक्तियां हैं। और दूसरे प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जो आपात स्थिति में राष्ट्रपति को कुछ आपात शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो पहले हम सामान्य जो शक्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहली जो शक्ति है वो कार्यपालिका शक्तियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति स्वयं या अपने जो अधीनस्थ जो प्राधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। तो यहाँ जो अधीनस्थ प्राधिकारी हैं उसका अर्थ है केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद हैं उनसे। आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के जो समस्त जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और सरकार के जो सभी निर्णय हैं वो उसी के माने जाते हैं। आर्टिकल 78 भी राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी जो निर्णय हैं और प्रशासन से संबंधित जो सभी मामले हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचना दें। भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है, मुखिया है, वो प्रधानमंत्री होता है। यानी आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हालांकि व्यवहार में संसदीय शासन प्रणाली में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसका लोकसभा में जिस दल का बहुमत हो या बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अलावा जो राष्ट्रपति है वो अनेक महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय और उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार अनेक जो आयोग हैं, चाहे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हालांकि व्यवहार में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति को ये शक्तियां हैं कि वह इन सभी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को अपने पद से भी राष्ट्रपति हटा सकता है, जैसे संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी। इनको राष्ट्रपति उनके पद से हटा भी सकता है। हालांकि ये भी मंत्रिपरिषद के या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये कार्य किया जाता है।
इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए वह नियम बना सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तें और पदावधि के विषय में भी नियम बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और आर्टिकल 263 के तहत केंद्र राज्यों में सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है और इन क्षेत्रों का प्रशासन भी उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है, जो रिपोर्ट है, उसको भी संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। हालांकि व्यवहार में संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ थी। दूसरे प्रकार की जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की है वो है विधायी शक्तियाँ। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ ही संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संसद है उसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के तीनों के मिलकर ही होता है। तो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ भी व्यापक रूप से प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और उसका सत्रावसान करने की घोषणा करने का अधिकार है। हालांकि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को उसके कार्यकाल की अवधि से पहले ही भंग कर सकता है। हालांकि ये राष्ट्रपति का स्वयं के अधिकार नहीं है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, परामर्श पर ही लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, तब प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की सामान्य जो नीति हैं और जो भावी कार्यक्रम हैं उनका विवरण देता है। क्योंकि ये राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया होता है। राष्ट्रपति इसके अलावा भी कभी भी संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है, ता उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की भी अपेक्षा करता है। उसे संसद के किसी भी सदन में लंबित किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संदेश भेजने का भी अधिकार है। और यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हों तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पास कराने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो राष्ट्रपति की राय में कि इस समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अनुच्छेद 331 के तहत वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो या इस प्रकार के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद द्वारा पारित जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनते हैं। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 111 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए जाते हैं या रखे जाते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे भी सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता है।
या उसे संसद को वापस पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। यदि संसद द्वारा जो विधेयक हैं वो संशोधनों सहित या संशोधनों से रहित पुनः पारित कर दिए जाते हैं, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति एक ही बार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राज्यों की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भी अगर राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, तब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति देता है अथवा अनुमति रोक भी सकता है। कुछ विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति या पूर्व सहमति राष्ट्रपति की आवश्यक है। जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र हैं, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक हो, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में रखा जाता है। भारत की संचय नीति से व्यय करने से संबंधित कोई विधेयक हो, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक हो, तो इस कुछ विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में रखे जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उसी स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो या एक सदन सत्र में हो और राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि उन परिस्थितियों के लिए अविलंब कार्रवाई आवश्यक है। यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसकी विश्वास से ही है, क्योंकि ये अध्यादेश जारी करना भी राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति नहीं है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश का वही प्रभाव व बल होता है जो संसद के किसी अध्यादेश या अधिनियम का होता है। और ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। यदि संसद के पुनः समवेत होने या संसद का सत्र पुनः चलता है 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन अगर नहीं कर दिया जाता है तो ये अध्यादेश यहीं समाप्त हो जाता है। या इससे पहले भी राष्ट्रपति किसी भी समय इस प्रकार के अध्यादेशों को वापस ले सकता है। अगर दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था उस पर दोनों सदनों द्वारा वो पारित हो जाता है तो ये अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है वो उन्हीं पे जारी किया जा सकता है, उन्हीं विषयों पे जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार हो। तो आज हम राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ उनमें केवल 2 शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 शक्तियों के बारे में चर्चा की है, कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों में हमने देखा कि राष्ट्रपति है वो अनेक प्रकार के जो अधिकारी हैं, संघ के मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और विधायी शक्तियों में वो संसद का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना, अध्यादेश जारी करना और लोकसभा और राज्यसभा में वो सदस्य मनोनीत करता है। तो ये आज राष्ट्रपति की 2 ही शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।